Good morning, friends. I am H.S. Radhana. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 20, 21, 22 जून के करंट अफेयर्स की। तो देखिए दोस्तों, 20, 21 और 22 जून का करंट अफेयर्स बाय एच.एस. सर संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को दोस्तों जितना हो सके शेयर किया करें। तो देखिए, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस के अलावा जो आपको डिटेल से जो टॉपिक होते हैं उनको बहुत गहराई से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़बरदस्त वहाँ से बनते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले, हाल ही में फ्रांस में भारत को कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए कितना यूरो की सहायता की है। तो देखिए दोस्तों, एक तो प्रधानमंत्री एक गरीब कल्याण योजना भी चलाई गई है और कोविड-19 है। इन कोविड-19 को लेकर ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई गई है। तो इसके लिए फ्रांस ने कितनी राशि का मतलब भारत को सहायता की है। तो दोस्तों ये किया है $200 मिलियन। ये आप ध्यान रखोगे। बात करते हैं, आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। हम बात करते हैं दोस्तों फ्रांस की। तो फ्रांस की कैपिटल आप जानते ही हो, कैपिटल क्या है, पेरिस। पेरिस कैपिटल है दोस्तों। और हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रोन है और मुद्रा यहाँ की यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, हाल ही में किस शहर ने आईसीयू बिस्तरों की जानकारी देने के लिए एयरवेंटी नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों जैसे किसी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट गया और उसको पता नहीं है कि भाई यहाँ पर बेड खाली हैं या नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर के कौन सा शहर है जिसने एयरवेंटी नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे ये पता लगेगा कि बेड खाली है या नहीं। इससे पहले एक एप्लीकेशन दिल्ली में भी जारी हो चुका है दोस्तों। तो देखिए ये कौन सा शहर है, ये है दोस्तों मुंबई। ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने देश के साथ सिग्नलिंग सिस्टम और दूरसंचार कार्य को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया है, उसने कौन से देश के साथ जो अनुबंध था दूरसंचार को लेकर के, वो अभी तोड़ दिया है, कौन से देश से अलग हो गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि चाइना से ये तोड़ दिया है। दोस्तों चाइना के बारे में आपको एक बात भी ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि चाइना है जो अब हमारे भारत के पीएम कुछ भी कहो या अपोजिशन कुछ भी कहो, लेकिन एक बात फैक्ट है यहाँ पर कि यदि भारत ने कोई प्रबल एक्शन नहीं लिया चाइना पर, तो यहाँ पर क्या है कि गैलवान जो घाटी है, गैलवान वैली, वो चली जाएगी दोस्तों, वो चली जाएगी 100% आप मान लीजिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या लेना चाहिए, सशक्त मतलब निर्णय लेना चाहिए और अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हमारे जो सैनिक हैं उनको एक अच्छा कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये यहाँ पर ध्यान रखें। अनुबंध किसके साथ तोड़ा है अभी फ्रेट कॉरिडोर ने, तो चाइना के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में महिलाओं, निम्न और मध्यम आय समूहों के लिए विशेष दरों के साथ एक किफ़ायती आवास ऋण योजना सरल शुरू की है। दोस्तों महिलाओं के लिए या मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लिए सरल योजना शुरू की गई है। तो ये किसने शुरू की है। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूँ। ऑप्शन ए है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कॉरपोरेशन, मुथूट फाइनेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसने क्या किया है दोस्तों, जो निम्न तबके के लोग हैं
महिलाएं हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए क्या शुरू किया है दोस्तों, एक आवास योजना शुरू की है सरल। ये आप ध्यान रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड का प्रमुख है। यानी दोस्तों अभी क्या पंजाब गवर्नमेंट ने जो सिविल सेवक होते हैं, जैसे IAS होते हैं, IPS होते हैं, तो इनका क्या नेताओं से कोई भी बात को लेकर के जब कोई मनमुटाव हो जाता है, कोई बात पर सहमति नहीं बन पाती है, तो ये क्या करते हैं, ये नेता लोग होते हैं जो IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, इनको क्या तुरंत इनका तबादला कर देते हैं वहाँ से। तो इस बात की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कब 2013 में क्या बोला था दोस्तों, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि भाई एक निश्चित टेन्योर होना चाहिए, एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए जो सिविल सेवक है उनका। तो दोस्तों सिविल सेवक बोर्ड का प्रमुख कौन होता है, क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने इनके निश्चित कार्यकाल को लेकर सिविल सेवा बोर्ड को क्या दिया है दोस्तों, एक पत्र लिखकर भेजा है। तो इस वजह से कि निश्चित कार्यकाल होना चाहिए इनका, जिससे तबादला नहीं हो, किसी एक जगह पर 2 साल का या 1 साल का या 3 साल का एक निश्चित कार्यकाल तो होना चाहिए, जिससे वो अच्छे से काम कर पाएँ। तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कौन होता है, तो देखिए ध्यान रखें आप यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी जो राज्य होता है उसका मुख्य सचिव। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में सत्येंद्र जैन का कोविड-19 के कारण, कोविड-19 के लिए जो टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव आया है दोस्तों। ये कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो सत्येंद्र जैन कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों, ये है दिल्ली के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए निम्न में से किसने शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो दोस्तों जो शारजाह ऑनलाइन चैंपियनशिप जीती है, ये किसने जीती है दोस्तों, मामरेदीरोव ने, मामरेदीरोव। ये कहाँ के हैं दोस्तों, अजरबैजान के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन भी 2019 में कहाँ पर हुआ था दोस्तों, अजरबैजान में ही हुआ था। ये भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोविड-19 परीक्षण की दरों को कितना कर दिया दोस्तों। ये क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने कोविड-19 परीक्षण की दरों को कितना कर दिया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये कर दिया है 2400 रुपये। पहले 4500 रुपये थे दोस्तों, अभी इसको क्या कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो कर दिया है दोस्तों इसको 2400 रुपये। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। दिल्ली के बारे में वैसे हम कई बार बता चुके हैं कि दिल्ली को कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी 1911 में, और यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था दोस्तों 1912 में। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, दिल्ली के अभी जो CM है वो अरविंद केजरीवाल है, आप सभी जानते हो। और गवर्नर नहीं होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, यानी उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में। तो वो कौन है दोस्तों, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विद्या बहन का निधन हो गया, वह क्या थी। तो दोस्तों वो क्या थी, एक सोशल वर्कर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये आपको ध्यान रखना है विद्या बहन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मरुस्थलीकरण यानी पूरे वर्ल्ड में जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, सूखा बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 17 जून को। यानी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद इसकी थीम देखते हैं हम दोस्तों। ये 17 जून को तो मनाया जाता है, ये हमने आपको बताया है।
इसकी थीम, जो इस वर्ष की थीम है वो क्या है दोस्तों? फूड फीड फाइबर। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। फूड फीड फाइबर किसकी है? मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस की दोस्तों। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं जिनको हम क्वेश्चंस में शामिल नहीं करते हैं, वो बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अलावा जो बड़े फैक्ट होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम्स में बनते हैं दोस्तों। तो देखिए, मोबाइल आई लैब की बात करते हैं हम। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, यानी जो अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने कोविड-19 के परीक्षण की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या किया है दोस्तों? मोबाइल आई लैब लॉन्च किया है दोस्तों। एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, मोबाइल आई लैब। ये ध्यान रखोगे आप, पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद जो चाइना दोस्तों बॉर्डर पर जो तनाव उत्पन्न करता है, तो वो रणनीति कौन सी अपनाता है आजकल? तो वो है दोस्तों सलामी स्लाइसिंग रणनीति। सलामी स्लाइसिंग रणनीति दोस्तों, इसके तहत क्या होता है? वो जैसे 3 कदम आगे आता है, फिर 2 कदम पीछे हट जाता है, तो इससे उसको 1 कदम ज़मीन तो मिल ही गई ना। तो इस चीज़ को, इसको क्या कहा जाता है? सलामी स्लाइसिंग रणनीति। तो देखिए, थोड़ा देखिए, भारत और चीन के मध्य हालिया तनाव के मद्देनज़र एक बार पुनः चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति चर्चा के केंद्र में रही है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, हॉगबेजर। तो दोस्तों, हॉगबेजर क्या है? ये है दोस्तों, अभी जो त्रिपुरा है वहाँ पर हॉगबेजर के क्या मिले हैं दोस्तों? शावक पोषण के लिए सेपाहिजला वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। देखिए, हुआ क्या है, पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य से प्राप्त हुए हॉगबेजर हैं, उसके 3 शावकों को पोषण के लिए कहाँ भेज दिया गया है दोस्तों? सेपाहिजला वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो ये हॉगबेजर होता है दोस्तों, इसमें सुअर एवं भालू दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ये छोटा फलों एवं जानवरों को खाता है, ये छोटे जानवरों को भी खा जाता है, छोटे फलों को खा जाता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। वर्ष 2019 में इन्हें पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में देखा गया था। अब इन्हें सेपाहिजला जो वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा का अगरतला में स्थित है, ये यहाँ पर शिफ्ट किया गया है दोस्तों। बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों हॉगबेजर का? तो ये होता है आर्कटोनिक्स कोलरिस। ध्यान रखना, एग्जाम पूछा जाएगा अच्छे एग्जाम में। आर्कटोनिक्स कोलरिस ये हॉगबेजर का वैज्ञानिक नाम होता है, और इसे जो IUCN है उसकी रेड लिस्ट में भी क्या किया गया है दोस्तों? सूचीबद्ध किया गया है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो अगरतला का सेपाहिजला वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये चर्चा में है, इसलिए पूछा जाएगा आपसे। अगरतला शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेपाहिजला वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा राज्य के 4 अभ्यारण्यों में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, त्रिपुरा का है, आपसे राज्य पूछा जाएगा कि भाई सेपाहिजला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आप सोचोगे अभ्यारण्य भी पूछ लिया इसने दोस्तों, चर्चा में है इसलिए अभ्यारण्य भी पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, यह अभ्यारण्य कृत्रिम झील तथा प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी उद्यानों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर तेंदुओं के बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुओं के बड़े बड़े बाड़े बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको वास्तव में अच्छा लगा होगा ये, क्योंकि आप खुद अब समझदार हो, क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, और आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं हम। तो आपको एक बार पढ़ने में जा क्या रहा है, लेकिन आप जब पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी सच्चाई थी इस चैनल में। ठीक है, तो हम पूरा ऑथेंटिक पढ़ाते हैं, और वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में हूबहू पूछी जाएंगी, चाहे आप UPSC दे लेना।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। तो दोस्तों एक्चुअल में ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट क्या होता है दोस्तों? तो देखिए ये होता है, नेचर कम्युनिकेशन नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। किसको? ग्रेट ऑक्सीडेशन को। तो ये दोस्तों क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल का विकास कब हुआ था इसके बारे में ये बताता है। तो ग्रेट ऑक्सीडेशन आपको ध्यान रखना है कब किसको बताता है दोस्तों? ये बताता है पृथ्वी के मेंटल का विकास कब हुआ इसके बारे में बताता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए सत्यभामा के बारे में बात करते हैं। सत्यभामा एक्चुअल में क्या है पूछा जाएगा आपसे सीधा। तो देखिए अभी क्या हुआ है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने क्या किया है दोस्तों? 15 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम के तहत सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। कोयला एक्चुअल में दोस्तों ये है क्या, इसमें क्या, जैसे अभी तक तो क्या था, जो कोयले का जो खनन होता था उस पर कुछ प्रतिबंध लगा रखा था। अब इसकी नीलामी को क्या कर दिया गया है, खुला ओपन कर दिया गया है कि अधिक से अधिक कोयले के खनन की नीलामी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, अधिक प्रोडक्शन होगा, तो हमें कोयले का क्या इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा। अभी भी हम कोयले का करीब 200 से 250 मिलियन टन के आसपास क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो सत्यभामा का पूर्ण रूप देखिए दोस्तों आप। सत्यभामा का पूर्ण रूप होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना। देखिए SA से तो साइंस, T से टेक्नोलॉजी, Y से योजना, A से आत्मनिर्भर, B से भारत, BHA से ही एक्चुअल में भारत हो जाता है, और M से मीनिंग एडवांसमेंट। तो एक बार और देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन मीनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये इसका फुल पूर्ण रूप है। इसी में किसी एक अक्षर का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों NGO दर्पण पोर्टल के बारे में हम बात करते हैं। NGO दर्पण पोर्टल, तो दोस्तों ये देखिए अभी जो सत्यभामा पोर्टल है वो तो खनन मंत्रालय के द्वारा जारी किया है, लॉन्च किया गया है दोस्तों। और ये NGO दर्पण पोर्टल है ना, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अभी जो सत्यभामा पोर्टल है उसको इसी से समेकित कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तो देखिए NGO पोर्टल की हम बात करते हैं दोस्तों। तो NGO दर्पण पोर्टल की शुरुआत पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग कर दिया। फिर योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया दोस्तों, नीति आयोग कर दिया था। लेकिन जो NGO पोर्टल है इसका योजना आयोग ने ही लॉन्च किया था इसे। बात करते हैं आगे इसमें। तो देखिए नीति आयोग इस पोर्टल पर साइन अप करने के लिए सभी स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को आमंत्रित करता है। तो दोस्तों क्या करेगा, सभी गैर सरकारी, सरकारी संगठनों को इसके लिए क्या करता है, आमंत्रित करता है। जैसे किसी भी चीज़ को लेकर के बोली वगैरह लगानी होती है तो देखिए ये पोर्टल स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को स्पष्ट तरीके से नामांकन करने में सक्षम बनाता है। और इस प्रकार स्वैच्छिक संगठन, गैर सरकारी संगठन तथा क्षेत्रों एवं राज्यों के बारे में सूचना संग्रहित की सुविधा प्रदान करता है। ये आप ध्यान रखें। तो अभी आपको ध्यान रखना है, सत्यभामा पोर्टल खनन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और उससे पहले दोस्तों आपको पता ही है कौन सा पोर्टल था, उससे पहले दर्पण NGO पोर्टल था, वो भी आपको ध्यान रखना है। वो योजना आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम क्या कर दिया, नीति आयोग। बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो देखिए नीति आयोग का दोस्तों जो अभी
सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजीव कुमार हैं। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और नीति आयोग ने काम करना शुरू किया था दोस्तों 1 जुलाई 2017 से। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों उर्जित पटेल की। तो देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि उर्जित पटेल हैं जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके, जो भारत के सबसे बड़े केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नर, मतलब सबसे बड़ा बैंक है जो केंद्रीय बैंक, उसके गवर्नर रहे थे। 24वें नंबर के गवर्नर कौन रहे थे दोस्तों? उर्जित आर पटेल। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? 25वें नंबर के कौन है? तो वो आप जानते ही हो, शक्तिकांत दास। ये आप अच्छे से जानते हो। अच्छा, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसके पहले जो गवर्नर बने थे वो अंग्रेज ही बने थे दोस्तों, सर ऑसबॉर्न। लेकिन पहले भारतीय कब बने थे? 1950-51 में। वो कौन बने थे दोस्तों? सीडी देशमुख। तो उर्जित आर पटेल पूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं। अभी इन्हें क्या नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो देखिए इन्हें नियुक्त किया गया है 19 जून 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। अच्छा, NIPFP का गठन हुआ था 1976 में। ये भी आपको स्वायत्त एक संस्था है ये। तो देखिए उर्जित आर पटेल किसका स्थान लेंगे दोस्तों? विजय केलकर का स्थान लेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। विजय केलकर लगभग 6 वर्ष से इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उर्जित आर पटेल 22 जून 2020 को NIPFP की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। यानी आज ये अध्यक्षता ग्रहण कर लेंगे दोस्तों, और 4 वर्ष यानी 2026 तक रहेंगे ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी भारत का एक प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक है दोस्तों। ये क्या करता है? भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाए इसके लिए सुझाव देता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्थापना कब हुई थी इसकी? 1976 में। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिविल सेवा बोर्ड के बारे में। हम बात कर ही चुके हैं आपसे, तो ये दोबारा से ये हो गया। तो आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना कि भाई सिविल सेवा बोर्ड क्या है। तो पंजाब के द्वारा सिविल सेवा बोर्ड को क्या सूचित किया गया है कि भाई IAS अधिकारियों का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए नेरविलिया सिंगापोरेंसिस ये दोस्तों क्या है? पुष्प हैं। और इनकी प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है दोस्तों? ये खोजा गया है सिंगापुर। तो देखिए थोड़ा देख लेते हैं हम। सिंगापुर में आर्किड मूल की एक नई प्रजाति नेरविलिया सिंगापोरेंसिस को बुकिट तिमाहा नेचर रिजर्व में खोजा गया है। तो देखिए बुकिट तिमाहा नेचर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? ये है सिंगापुर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सी प्रजाति खोजी गई है दोस्तों? ये खोजी गई है नेरविलिया सिंगापोरेंसिस। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से ध्यान रखोगे। तो देखिए दोस्तों ये था 20, 21, 22 जून का करंट अफेयर्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें कि वो भी आगे इसको शेयर करते रहें। और लगातार कंटिन्यू दोस्तों आप वीडियो देखा करो, क्योंकि एग्ज़ाम सारे सर पर हैं। जैसे ही पूरी तरह से मार्केट है जो कंटिन्यूटी में आ जाएगा, कंटिन्यू सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, उसके बाद दोस्तों कभी भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। तो आप ये न सोचें कि जो लॉकडाउन है या अभी एग्ज़ाम बहुत दूर होंगे या अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों पर ध्यान नहीं दें और आप पूरी तरीके से क्या करें, तैयारी में लग जाएं दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और ध्यान रखें PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करते रहें।